नमस्कार, मेरा नाम है साहजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद फिर से एक बार लिकर स्कैम यानी दिल्ली का शराब घोटाला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। लेकिन आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली का शराब घोटाला आखिर है क्या, आखिर क्या मामला है जिसको लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, सब तरफ सरकार फायदे में चल रही है, राजस्व जो है वो फायदे में चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना हमलावर है और ये शराब घोटाला पूरा क्या है, आइए हम आपको एक रिपोर्ट से समझाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया से इसके पहले भी सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही इस मसले पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया था। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से शराब घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वह नई शराब नीति क्या थी जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ। शराब घोटाला हुआ कैसे, भाजपा के आरोप क्या है, सीबीआई की चार्जशीट में क्या है, आरोपों पर आप सरकार का क्या जवाब है, आइए जानते हैं। पहले जानिए दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। सब अच्छा तो घोटाले के आरोप क्यों लग रहे हैं? नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया है। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकान बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं का लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही है फायदा का सौदा, तो फिर आखिर इसमें नुकसान क्या है? सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने के सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपये उत्पाद और 106 रुपये वैट के रूप में सरकार को मिलता था। अब हम आपको बता दें कि सरकार के इस मुनाफे के खेल में होने वाला दावा जो किया जा रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़ाकर 560 रुपये हो गया है। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपये से बढ़कर सीधे 363 रुपये 27 पैसे हो गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं सरकार को मिलने वाले
₹329.89 का फायदा घटकर ₹3.78 रह गया। इसमें ₹1.88 उत्पाद शुल्क और ₹1.90 वैट शामिल है। इन 7 खामियों ने भी दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने भी इसकी जांच करवाई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की जो दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 महीने पहले भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में भी 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को वो पैसा लौटा दिया। केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7Z रिटेल लाइसेंसियों को वित्त फायदा पहुंचाया गया। वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी ना चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्तें टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकान खोलने की इजाजत दे दी। सोशल मीडिया बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है। लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशन कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़कर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51% कम रेवेन्यू मिला। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से ये शराब घोटाला पूरी तरीके से सुनियोजित है और कैसे इसमें कारोबारियों को जो है यहाँ पर बड़े कारोबारियों को, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम जो है सरकार ने किया है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।